अस्सलाम वालेकुम, ये है द स्टोरी बिहाइंड और मैं हूं आपकी मेज़बान अंबरीम शम्सी। नजर डालते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत पर। ईरान, अमरीका, सऊदी अरब और हुसी आमने सामने, बहीराए अहमर से पाकिस्तान तक खतरे की नई लहर। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का शोर, मीम से तहरीक तक वजीर तालीम मुस्ताफी। पिछले 5 महीनों से पूरी दुनिया वेस्ट एशिया में एक ऐसी तबाही देख रही है जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो महदूद रहेगी, मगर हम गलत थे। आज ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े खतरे की जद में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक महीनों तक ऑयल मार्केट ने एक के बाद एक जियोपॉलिटिकल झटके बर्दाश्त किए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब दोनों की साइमल्टेनियस डिस्ट्रप्शन इस अडेप्टेशन की सलाहियत को बिल्कुल आखिरी हद तक ले जा सकती है। जैसे कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई, जो कि मई के बाद पहली बार हुआ है। और इस डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तूफान के बिल्कुल मरकज में कौन है? इस्लामाबाद। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में हाई स्टेक्स शटल डिप्लोमेसी चुपचाप तेज हो गई है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमिनी, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 10 दिन में इस्लामाबाद के 2 दौरे किए हैं और यानी कि यहाँ पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर के साथ अहम बातचीत की है। ये सब फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार के पिछले हफ्ते बीजिंग में हुए दौरों के फौरन बाद हो रहा है। ज़राए के मुताबिक ये चाइना की तरफ से शुरू की गई उस कोशिश का हिस्सा है जो इसका मकसद US ईरान की रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करना है। बीजिंग, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और डिस्काउंट ऑयल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, अब परेशान होता जा रहा है। हॉर्मुज़ की बंदिश और रेड सी के रूट्स पर मंडलाता हुआ खतरा सीधा चाइना के मुआशरी मफादात पर वार कर रहा है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान एक ऐसी जियोपॉलिटिकल टाइट रोप पर चल रहा है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक तरफ इस्लामाबाद के सऊदी अरेबिया के साथ बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस ताल्लुकात हैं। जब यमन के ईरान बैक्ड हुती मूवमेंट ने इस हफ्ते सऊदी अरेबिया के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया और बाद में CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाते हुए रेड सी में एक वेसल को डैमेज भी किया, तो इस्लामाबाद ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स पर हमलों का मुकम्मल तौर पर रुकना किसी भी बातचीत की बहाली के लिए एक नॉन नेगोशिएबल प्री रेक्विजिट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात बीजिंग के साथ भी उतने ही अहम हैं और चाइना अपने पुराने पार्टनर पर इस मुसीबत से निकलने के लिए दबाव डाल रहा है। दूसरी जानब CNN और रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन की तरफ से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं। 2 हफ्तों में पहली बार US सेंट्रल कमांड ने कल ईरान पर किसी न्यू एयर स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे एलाइज में भी रात पुरअमन रही। क्या इस्लामाबाद एक बार फिर सालसी की कोशिशों में ज़्यादा वाज़े तौर पर मुतहरिक हो रहा है? क्या ये बैक चैनल मीडिएशन, हुती नेवल ब्लॉकेड और वाशिंगटन की बदलती हुई पॉलिसीज़ के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? और इस सब का पाकिस्तान की अपनी मईशत और सिक्योरिटी पर क्या असर होगा? इस पर बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का खालिद साहब। पहला सवाल, 2 हफ्तों में ये पहली बार है कि US सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक्स का ऐलान नहीं किया, ईरान ने भी हमला नहीं किया कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर। आप क्या समझते हैं कि ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है या खामोशी है या इंतज़ार है या कोई डील है? क्या चल रहा है? देखिए, ये दोनों तरफ है। बुनियादी तौर पर ईरान इस वक्त एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, अमेरिका दोनों कर रहा है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो समझते हैं कि थ्रेशोल्ड किसकी ज़्यादा है। बेसिकली ये देख रहे हैं कि किसकी टॉलरेंस टू पेन वो ज़्यादा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस हद तक एस्केलेट किया जाए, इतनी डिस्ट्रक्शन की जाए, इनएबिलिटी कर दी जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की जो ईरान की कैपेसिटी है। खासतौर पर आपने पैटर्न नोट किया होगा कि जो इस दफ़ा वो कैंपेन चला रहे हैं अमेरिकन, वो मुझे कहीं ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड और वेल कोऑर्डिनेटेड लग रही है और पर्पस बिल्ट लग रही है। वो इस वजह से कि पहले जो इन्होंने जितनी स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर वो रैंडम थी। कभी बिजली घर तबाह करते थे, कभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कोई कंपाउंड और इवन स्कूल भी। तो ये पहले राउंड में हमने देखा। अभी जो वो कैंपेन अमेरिका कर रहा है बुनियादी तौर पर एक कॉस्ट प्रोहिबिटिव इम्पोज करने की और एबिलिटी टू ब्लॉकेड जो है उसको डैमेज कर रहा है, जो खासतौर पर अलोंग द कोस्ट ओमान के ऑपोजिट जो कोस्ट है ऑल अलोंग ईरान की, उस पर हमले कर रहा है ताकि ईरान को डिफ्लेट किया जाए, उसकी कैपेसिटी को।
ईरान क्या कर रहा है बुनियादी तौर पे आपने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों कर रहा है। राइट। लास्ट टाइम उसने अरब मुल्क पर हमले किए थे और जॉर्डन पर ऑलमोस्ट नहीं किया था, इजराइल पर किए थे। उसने एक सरप्राइज दिया अमेरिकन को, जो कहते थे कि नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स उनकी है ही नहीं, उनकी तो कैपेसिटी हमने खत्म कर दी है। एक तो उसने ये साबित किया है कि मेरी रीच भी है, कैपेबिलिटी भी है, और एक और डायमेंशन जो अमेरिकन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनका पॉसिबली जिसकी वजह से उनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं, वो ये है कि उसने जॉर्डन हिट किया पहली दफा। यस। ये एक मैं वर्टिकल एक्सेलरेशन देख रहा हूँ कि एस्केलेशन उन्होंने जो की है, और हॉरिजॉन्टल वो ऑलरेडी कर रहे हैं, सऊदी अरब है, ह्यूथीज को इंगेज कर लिया, तो ये साइडवेज भी स्प्रेड कर रहे हैं और अमेरिकन को पेन कॉज करने की थ्रेशोल्ड भी बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि कौन किसकी पेन थ्रेशोल्ड बढ़ाता है और पेन थ्रेशोल्ड बर्दाश्त करने की किसकी साइड ज्यादा है, जाहिर है वही सस्टेन कर पाएगा जंग। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये जो अभी यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तरह से नई कोई स्ट्राइक्स का ऐलान नहीं किया या ईरान ने नहीं किया, ये शायद जो पेन थ्रेशोल्ड है या उस तक रीच हो गया है, वहां तक पहुंच गया मामला? देखिए दोनों की पेन डिफरेंट है। डिस्ट्रक्शन को 20,000 टारगेट डिस्ट्रॉय करवा लिए ईरान ने, उसके पास तो बचा ही कुछ नहीं लूज करने को। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एनालेट हो गया, इसकी जो सिवाय सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया उसको भी रैंडमली अमेरिका टारगेट करता रहता है। जो पेन थ्रेशोल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप की है, जो शायद ईरान को पता भी है कि उनकी क्या है, वो है टाइम सबसे ज्यादा। इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। इसका मतलब है इस रेस अगेंस्ट द टाइम। ईरान समझता है कि जितना वो एस्केलेट करके प्रोलॉन्ग करे और सस्टेन करे, वो उनकी मिलिट्री को बर्न आउट नहीं करेगा, उनकी विल टू फाइट को बर्न आउट करेगा। और विल टू फाइट मैं इसको कह रहा हूं बर्न आउट करने के, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास टाइम निस्बतन कम है, बैक बाय नेतन्याहू, दोनों के इलेक्शन है, एक 2 महीने बाद, एक 3 महीने बाद। तो ईरान की स्ट्रैटेजी शायद अमेरिका को समझ आ गई है कि ये हमें ड्रैग करेगा, जैसे मैंने कहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन करेगा, और अपना नुकसान तो उसका उस तरह मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो सस्टेन अगर वो कर पाया इस ऑपरेशंस को, ईरान प्रोलॉन्ग करेंगे, तो मुझे लगता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी जो अमेरिकन को अब समझ आ गई है कि ये हमें ड्रैग करेगा इनटू द वॉर, स्ट्रेच आउट करेगा, इतना ज्यादा डाइल्यूट करेगा, इतना कि इलेक्शन आ जाए। और इलेक्शन आ गए अगर जंग के दौरान, तो अमेरिका के पास एक कोई खास वॉर ट्रॉफी होगी नहीं। और वॉर ट्रॉफी अमेरिकन ने खुद ऑलमोस्ट अपनी जिस तरह कंसिस्टेंट बॉम्बिंग की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में, वो ऑलमोस्ट सब लोग सब रजीम चेंज को भूल चुके हैं, उनके फुट ऑन ग्राउंड भूल चुके हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम भूल चुके हैं, मिसाइल प्रोग्राम पे कोई भी ज्यादा बहस नहीं करता। एक खुद अमेरिका ने मिलकर ईरान को रियलाइज किया कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अगर कोई चीज है जो हम अपने लोगों को दिखा सकते हैं, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और अब दुनिया भी यही देख रही है कि जिसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जीत रहा है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो आज ईरान के पास है। तो आई थिंक अमेरिका को समझ आ गई है कि हमें ये ईरान ड्रैग कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, और जिसकी वजह से एक एम्बैरेसमेंट कॉज करेगा। अगर ये 2-3 महीने और जंग चली गई तो वॉर ट्रॉफी के बगैर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इलेक्शन में जाना काफी चैलेंजिंग होगा, लाइकवाइज नेतन्याहू। कोई पोटेंशियल है आपको लगता है अब भी, क्योंकि बार बार हमेशा बात हुई है कि शायद कोई ग्राउंड ऑपरेशन हो, अब भी उसका कोई लाइक्लीहुड है, पॉसिबिलिटी है? देखिए पॉसिबिलिटी किसी मकसद के लिए होती है, और जब ये पहले भी जंग के दौरान जो 39 दिन की जंग हुई थी, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था हमारे 2 डिवीजन आ गए हैं, डिप्लॉय हो गए हैं, वी आर अबाउट टू लैंड। मैंने उस वक्त भी कहा था अमेरिका नहीं कर सकेगा, ये मेरी हम्बल ओपिनियन थी, अल्हम्दुलिल्लाह टर्न आउट टू बी ट्रू। अभी भी मैं यही समझता हूं कि देखिए फुट ऑन ग्राउंड करना तो कोई मार्का नहीं होता। कोई सबसे बड़ी मिलिट्री है उनके पास, एयर पावर उनके पास है, नेवी है, 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो ये सब के सब कैपेबिलिटी के साथ ट्रूप्स उतारना इज नॉट अ बिग डील। मैं जिस चीज को कंटेस्ट करता हूं या जो मुझे कहती है कि नहीं पॉसिबिलिटी, वो ये है कि आपको खार्ग आइलैंड या किसी भी इस तरह के आइलैंड पर उतारने के लिए रफली 15,000 ट्रूप्स, ये मेरा एस्टिमेट है, उतारने पड़ेंगे। अब जो ट्रूप्स आप उतारते हैं तो आपने सिर्फ कोई वीडियो क्लिप नहीं भेजना होता वहां से कि हमने यहाँ उतर गए हैं, हमारी वीडियो रिलीज कर दें कि हम लैंड कर गए। यू देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। फिर आपको करना कुछ क्या हासिल भी करना होता है ना उससे। एग्जैक्टली टेक अवे करना होता है, उसको मैनिफेस्ट करना होता है। वो मैं अर्ज कर देता हूँ, देखिए लैंडिंग से पहले आपको मैसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि एनिमी की तरफ से लाइकली रेजिस्टेंस क्या है। जब आपके 15,000 ट्रूप्स जाएंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ, वो आपकी वनरेबिलिटी है, वो एक्सटेंडेड यूएसए आर्मी है जो वनरेबल करके अपने आप को लैंड कर रही है इन द ट्रैप ऑफ द इरानियंस। जब वो लैंड करेंगे तो फिर ईरान के लिए कितना आसान होगा उनको मारना, ये एनीबडीज गैस, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि एरिया ईरानियों का है, वेपन्स उनके पास है। अमेरिका को उतारने से पहले मैसिव इंटेलिजेंस चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन, इवन उतारने के बाद आपको लॉजिस्टिक चाहिए होती है, आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, आपको फूड, राशन, एमुनेशन, फिर उनकी रीग्रुपिंग करवा के
उन्होंने ओवर पावर करना होता है लोकल रेजिस्टेंस को, और अगर लोकल पॉपुलेशन आपका साथ ही नहीं दे रही है अमेरिकन का, तो यू कैन विजुलाइज कि क्या हाल होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट माज़रत मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि आपको लगता है कि अमेरिका में भी ज़्यादा हसासियत है इस मामले पर, क्योंकि ये एक पॉपुलर वॉर नहीं है कि एक भी अमेरिकी सोल्जर मारा गया तो ये मज़ीद अनपॉपुलर हो जाएगी, क्या ये भी फैक्टर है? देखिए अमर साहब, मैं अगला पॉइंट उसी पे आ रहा था, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। देखिए उनका यही है कि जब आप सस्टेन करते हैं तो फिर आपने किसी मीनिंगफुल एग्जीक्यूशन करनी होती है। खार्ग आइलैंड का ऑयल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका चैनल है, सारा आपने कब्जा करना होता है। उस कब्जा करके फिर आपने ऑपरेशनलाइज करके साबित करना होता है कि हमने ये कर दिया। ओके फाइन, अगर आपने कर दिया, ट्रेडिशनली आप एग्री करेंगी मुझसे कि सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका आता है नेटो के साथ आता है। 40-40 मुल्क इकट्ठे, बैक्ड बाय अ सिंबॉलिक से ही, सेरेमोनियल से ही एक यूनाइटेड नेशंस की एक रेजोल्यूशन होती थी कि जनाब ये मुल्क जिनी है, इसको कब्जा कर लो। स्कर्ड सदाम हुसैन ने बना लिए हैं, 40 मिनट्स में वाशिंगटन पे कब्जा हो जाएगा, ये अटैक हो जाएगा, तो इसको पकड़ो। तो पहले एक माहौल बनाया जाता था, एक एथिकल सो कॉल्ड, चाहे एक एथिकल ग्राउंड बनाया जाता था। फिर जब कैजुअलिटीज होती थी दोनों सेंस में, ह्यूमन भी मटेरियल भी, वो शेयर होती थी। जर्मन सोल्जर भी मारे जाते थे, यूके के भी मारे जाते थे, और अमेरिकन भी मारे जाते थे। तो प्रेशर आपका डाइल्यूट हो जाता है, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स रिलेटिवली कम होते हैं, वॉर का एक्सपेंस जो है वो डाइल्यूट होता था, सब पे डिवाइड होता था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, हर मुल्क को आइसोलेट कर दिया। कनाडा को बुरा भला कहा, यूरोप को अच्छा नहीं कहा, नेटो से नाराज हो गए, ग्रीनलैंड पर नजर है, डेनमार्क को बयानात दे दिए, इंडिया से नाराजगी है, रशिया के साथ नाराजगी है। तो किस मुल्क ने कन्वर्ज करना था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ? वो आइसोलेटेड थे। इसलिए पेन थ्रेशोल्ड अमेरिकन कौम का इस दफा कम है, क्योंकि इट इज नॉट अ ग्रुप अटैक, इट्स अ सिंगल यूएस। उतना ही ज्यादा मीडिया आप और मेरे जैसे लोग ऑप्टिकली क्लोजअप करके, दूरबीन के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के अमेरिकन स्ट्रैटेजी को, अमेरिकन कैजुअलिटीज को, अमेरिकन एक्सपेंस को उतना ही क्रिटिकली कमेंट कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक किस्म के एनालिसिस होंगे, अमेरिकन थ्रेशोल्ड उतनी ही कम है। ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा कि ईरान कोशिश कर रहा है, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्लेन इन्फ्लिक्ट करें, लेकिन फिर यहाँ सवाल बनता है कि इजराइल पर क्यों नहीं कोई प्लेन इन्फ्लिक्ट हो रहा है, अमेरिका पे क्यों सिर्फ ईरान की जानब से? उसकी बड़ी साउंड रीजन है। देखिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन नेतन्याहू को मिली है कि उसको कुछ नहीं मिला अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने तो सिर्फ, देखिए जितना यहाँ पे पीस हुआ था, अभी टेम्पररी हुआ, चाहे जब अकॉर्ड हो गया था, ये एमओयू साइन हुआ था, नेतन्याहू के लिए ये जो पीस था ये अनईजी नहीं था, ये पेनफुल नहीं था, ये सुइसाइडल था, ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट थी उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे पीस होने का मतलब है कि वो वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका नेतन्याहू। उसका था कि मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करूंगा, उनके बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर तो खत्म करूंगा ही करूंगा, और इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड वहां पे हुकूमत लाऊंगा जो ऑलमोस्ट प्रो इजराइल होगी। तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं रेफर कर देता हूँ, कोई एक हफ्ता या 10 दिन पहले एक चैनल 12 ने एक सर्वे किया था, इजराइल के एक चैनल ने, और उसने कहा था कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि हम जंग जीते हैं। तो 89% का क्या ओपिनियन है? इसका मतलब वो 89% नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप जंग जीत के आए हैं या इजराइल ज्यादा सिक्योर हो गया। इजराइल अब इसलिए नहीं कूद रहा कि वो जो मिथ है इस वक्त ईरान की, क्योंकि ईरान ने तो सस्टेन करके दिखा दिया कि आप दोनों आए, अकेला आए। जितना ज्यादा इजराइल इस वक्त इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्शन नेतन्याहू का बहुत करीब है, उसके लिए और ज्यादा पेनफुल है। ईरान को भी ये सूट करता है कि इजराइल ना आए, क्योंकि वो समझता है कि अगर मैंने अमेरिका को नकेल डाल दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या कर्टेल कर लिया, या पेन की अपनी थ्रेशोल्ड अमेरिका पर बढ़ा दी, जो कि अकेले एक मुल्क पर करना निस्बतन आसान है इजराइल और अमेरिका के इकट्ठे आने की निस्बत, तो अगर मैंने इस तरह बढ़ा दी पेन, अगर मैं रिलेटिव टर्म में भी विक्टोरियस हुआ, तो कम से कम 10-20 साल तक आने वाले सुदूर होंगे, वो बाज आएंगे, नंबर वन। एंड आई विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ लॉन, के जिसके ऊपर लॉन में एक मशीन लाई जाए और हर 2 साल बाद ट्रिम करके घास को काट के अमेरिकन वापस चले जाएं। तो आई थिंक ये इजरायली को भी सूट करती है, वो बैक ऑफ करें। आपने देखा हिजबुल्लाह पर भी निस्बत नहीं कर रहे, नोइंग ईरान की सेंसिटिविटी, और ईरान खुद भी ये सिर्फ अमेरिका को एंगेज करके ड्रैग करना चाहता है, जैसे मैंने कहा वो उनकी विल को बर्न आउट करना चाहता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ भी पैदा, यहाँ जो आपने बात की थी ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की, आप बात कर रहे थे कि अब हम आते हैं रेड सी की तरफ और बाबुल मंदाब की तरफ और हूतीज की तरफ और यमन। इसमें हम क्या समझते हैं? जैसे अभी मिसाल के तौर पर जो ईरान की इंटीरियर मिनिस्टर है, 2 बार गुज़िश्ता 10 दिन में पाकिस्तान का दौरा भी किया है। सागडार साहब ने भी बात की थी अरागची साहब से भी जब एससीओ में मुलाकात की थी। क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है, ज़ाहिर है सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट भी है एक तरफ, हूतीज़ अटैक भी कर रहे हैं सऊदीज़ पे,
हम इसको कैसे मैनेज करें, ये दोनों जो रिलेशनशिप्स हैं, जो इश्यूज हैं? पहले तो अंबर साहिबा मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जो तकरीबन 150 दिन तक मैनेज किया है। देखिए 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, 2 दिन बाद तकरीबन 150 दिन होने वाले। तो इस जंग के दौरान और इवन उससे पहले भी सारा बैलेंसिंग एक्ट किया दोनों तरफ, और बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा मुश्किल इसलिए था कि ये दो ममालिक एक जैसे थर्ड वर्ल्ड के नहीं थे। एक फर्स्ट वर्ल्ड है, मोस्ट एडवांस सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, और एक तरफ ऐसा मुल्क है जो 47 सालों से सैंक्शंस और सर्वाइवल पे है, जिसके तेल, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर तेल है, लेकिन उसके लोगों को उसका नहीं पता कि उसके पास ऐसा तेल है जिसके। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग था पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना। बहुत जबरदस्त किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब डेफिनेटली चैलेंजिंग है भी, और आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकता था, जो मुझे उम्मीद है कि वो चैलेंजिंग ना हो। जो इन्होंने क्लियर कट मैनिफेस्ट कर दिया है, ईरानी हुकूमत को ये कन्वे कर दिया गया है, और मेरे नॉलेज के मुताबिक जो इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे वो IRGC के बहुत करीब है। बिल्कुल। जिस मतलब ये है कि वो शायद बेहतर समझा पाए कि अगर आपने लेवल ऑफ एस्केलेशन अपने हाथ से ऊपर जाने दिया तो अपने तक रख के तो ऊपर ले जाएं, जिस तरह ईरान ने जॉर्डन पे हमला किया और वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बहरीन पे किया, कुवैत पे किया। जी, वो करें। वो लेडर ऑफ एस्केलेशन तो ईरान के लिए निस्बतन हमारे लिए उस तरह डायरेक्ट उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कन्फ्रंट किया गया, वो आई थिंक पाकिस्तान पर ऑब्लिगेशन भी है और बॉन्डेज भी है, और इमोशनल ऑब्वियसली हमारी कनेक्टिविटी भी है सऊदी अरब के साथ। तो अब मुझे लगता है कि ईरानियों को बहुत बेहतर समझ आ गई होगी, क्योंकि इस लेवल पर नहीं ले जाना चाहेंगे एक्सेलरेशन को या लेडर ऑफ एस्केलेशन को कि ईरान के अपने कंट्रोल में भी ना रहे, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड किस्म की अगर इनपुट आ गई, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और जैसे मैंने कहा कि कंसर्न शामिल हो गए, कि मजबूरियां शामिल हो जाएं पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की, वो बहुत मुश्किल होगा। और आखिरी बात एक और भी, हमें इसको बाबुल मंदब को बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं मिलाना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो इफेक्टिवनेस थी ब्लॉकेड की, वो ईरानी कहीं हद तक या टॉप हद तक उसको ब्लॉकेड मैनेज और मैनिफेस्ट कर पाए। बाबुल मंदब उस तरह नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि दरमियान में सोमाली लैंड है जो इजराइल के कंट्रोल में है, लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल काम है, ह्यूतीज को नेचुरल एडवांटेज ऑफ टेरेन नहीं है जो ईरान को शामिल के पास है। देखिए एक और बात है, तो यानी कि आपका कहना है, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ कि मैं समझना चाह रही हूँ, आपका कहना है कि ह्यूतीज का जो फ्रंट है, ये क्या जो ईरान के प्रॉक्सीज है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे? नहीं, दोनों का जोग्राफिया का बहुत बड़ा फर्क है। देखिए ईरान को जोग्राफिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद लगा कि जैसे इराक में हमने 40 दिनों में कर लिया था, ये भी कर लेंगे। वो लेकिन 4 गुना छोटा है इराक, वो सारा डेजर्ट था। मैं इराक से पहले कंपेयर करता हूँ, अब मैं सोमालिया पे आता हूँ या यमन में भी आता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पर ईरान की जो कोस्ट है वो तकरीबन सारी रॉकी है। 50% पूरे ईरान की जो टेरेन है वो रॉकी है। इनका एक फिलोसफर था मार्क ट्वेन, अमेरिकन का, 1915 में वो वफात पा गया, आज से 125 साल पहले। उसने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उसने कहा था अमेरिकन लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। ये 125 साल पहले क्या गया था। ज्यादातर जो पूरी दुनिया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसको अहमियत या कहाँ है वो तो पता ही नहीं था इस जंग से पहले। एग्जैक्टली तो ये मैं आज नहीं कह रहा, ये अमेरिकन ने कहा था, उसका नाम मार्क ट्वेन था। नाम भी बता रहा हूँ, आप ढूंढ लेके उसे कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन सुनता कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो आज देखिए ये हुईथी से मैं कंपैरिजन कर रहा था, जो इन्होंने ईरानियों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज किया है बिकॉज ऑफ टेरेन किया, जो ने अमेरिकन ने मिस रीड किया। रॉकी माउंटेन्स के अंदर टनल्स में उन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं, बैटरीज लगाई हुई हैं, लॉन्चर्स लगाए हुए हैं, वहां से वो फायर करते हैं अपने मिसाइल्स और वापस चले जाते हैं। उनको बम्बार्ड करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ह्यूतीज को वो एडवांटेज नहीं है जितना मैनिफेस्ट ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किया। ह्यूतीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एक तो ज्योग्राफिया उनका उस तरह सपोर्ट नहीं करता, नंबर 1, और रिलेटिवली वो मच आइसोलेटेड है। वो ऑलमोस्ट, जो ईरान का रकबा ऑलमोस्ट इजराइल से 70 गुना बड़ा है, तो वो उनका रकबे इतने, उनके पास ज्योग्राफिया की लिमिट नहीं है कि वो पुल बैक करें या इतने डाइल्यूट करके पूरे मुल्क में फैल जाएं जैसे ईरान ने किया हुआ था। अमेरिकन के लिए टारगेटिंग डायलेमा हो गया। तो ये ह्यूतीज को ये एडवांटेज भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल वो बाबुल मंदब को इतना इफेक्टिवली कर भी पाए बिकॉज ऑफ टेरेन, लोकेशन एंड लॉजिस्टिक सप्लाई, बिकॉज ऑफ सोमाली लैंड जहाँ पे इजराइल बैठा हुआ है, जिसकी तरफ मैं इशारा। तो आपका ये कहना है कि हुतीज का एक आर्जी तौर पर न्यूसेंस है सिर्फ?
न्यूसेंस से थोड़ा सा आगे इसलिए हो सकता है कि देखिए जब वो लॉन्चर मारेंगे किसी बहरी जहाज को तो एक डिटरेंस फैल जाती है। ईरान ने तो नो गो एरिया किया हुआ था ना, इवन उसने जो ओमानी कोस्ट के पास से गुजर रहे थे जहाज कतर और सऊदी अरब के, उनको भी टारगेट किया था ताकि अमेरिका एक न्यू नॉर्मल ना बना सके। अमेरिका चाहता था एक तो न्यू नॉर्मल बनाना कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान की तरफ बंद है, वो चाहता था ओमान की तरफ मैं किसी तरह खोल लूं, और वो जो ईरान का मिथ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे कंट्रोल में है, मेरे बगैर कोई जाएगा नहीं, तो उसको एक न्यू नॉर्मल करना चाह रहा था, जिसको ईरान ने टारगेट करके साबित किया कि जीरो टॉलरेंस अक्रॉस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, चाहे वो ओमानी साइड पर हो चाहे वो ईरानी साइड पर हो। नंबर वन। अब ह्यूथीज के पास एडवांटेज ये है सिर्फ कि वो डिटरेंस के थ्रू कर सकते हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। अब डिटरेंस कैसे काम आती है? देखिए बहरी जहाज को, मिलिट्री के जहाज तो होते नहीं है जो तेल के या एयरक्राफ्ट जो कैरियर लेते हैं मुख्तलिफ कार्गो के। जब आप एक दफा किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, जो 100 आ रहा है या 50 आ रहे हैं पहले 2 को, तो वो सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनीज बैक ऑफ कर जाती हैं। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं आपको इंश्योरेंस देती। नंबर 3, आपका क्रू तैयार नहीं होता जान से जाने के लिए कि भाई हम क्यों मारे जाएं वॉर एरिया में जाकर। तो ये डिटरेंस ट्रेवल करती है जिससे आपको रिलेटिवली इफेक्टिवनेस नजर आती है कि ह्यूथीज ने किया है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि उनकी अपनी जो लोकेशन है वो बड़ी वर्नरेबल है, और जैसे मैंने कहा जोग्राफिया का उनको ज्यादा एडवांटेज नहीं है लाइक ईरान, तो आई थिंक वो खुद भी वनरेबल होंगे। खास तौर पर अगर अमेरिका ने ये सोचा कि बाब अल मंदब के बाद हूतीज को भी टारगेट करना है अमेरिका के लिए, तो वो उनके लिए मेरा ख्याल है काफी डिसाइसिव एक फैक्टर होगा अगेंस्ट हूतीज। तो लेकिन पाकिस्तान जैसे 2015 में पाकिस्तानी पार्लियामान ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें वो यमन में हूतीज़ के खिलाफ ने एक उसके कार्रवाई करने के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की थी। तो अब पाकिस्तान का क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट भी है, डिफेंस भी है, क्या हम न्यूट्रल नहीं रह सकते? तो क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन नेवी के ज़रिए, अगर आप बता सकते हैं हमें। ये देखिए दुनिया में किसी भी नेवी से पूछे ना, दुनिया में हो पाकिस्तान हो या अमेरिकन हो, उनका नंबर 1 ड्यूटी क्या होती है? टू कीप द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ठीक है, ये वन लाइनर होता है और हर नेवी का ये नंबर 1 टारगेट होता है। तो जाहिर है अमेरिका का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। जिन हालात की आप बात कर रही हैं 2015 में, उसमें यमन में एक रिकग्नाइज्ड हुकूमत थी, ये पार्शियली डिवीजन नहीं थी, इसमें ऐसा पोर्शन नहीं था जो हूतीज की इफेक्टिवनेस नहीं थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अर्ज किया कि उस वक्त सऊदी अरब और यमन में कॉन्फ्लिक्ट जरूर था लेकिन पाकिस्तान का कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं था सऊदी अरब के साथ। तो हमारी ऑब्लिगेशन उस वक्त, डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन इस तरह नहीं थी 2015 में जी 10 साल पहले जितनी आज है, क्योंकि बाय चॉइस हमने किया। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करें कि हम आपकी, ये मेरा अपना मानना है, अभी ऑब्वियसली स्टेट अपना फैसला करेगी, हम ये कर सकते हैं कि जो फिजिकली सऊदी अरब की मेन लैंड है हम उसके डिफेंड तक जाएं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्रॉस कहीं भी शिपिंग लाइन चाहे वो 200 किलोमीटर दूर कोस्ट में हो तो उसको भी हम टेक ऑन करें। आई थिंक वो हमारे पास एक एथिकल लॉजिकल वजह ये बनती है कि हमें जो सऊदी अरब की अपनी सोवरेनिटी है, नॉट द शिपिंग लाइंस या एल्सवेयर जहां की सऊदी अरब की इंटरेस्ट है, वहां तक अपने आप को कंफाइन करें, तो आई थिंक हम बेहतर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आखिर में खालिद चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं अगले कुछ दिन में क्या एक हम एस्केलेशन, मजीद एस्केलेशन होगी, हो सकती है, या आप समझते हैं कि फिर से दोबारा से एक पॉज आएगा? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत थ्रेट करके देख लिया, नथिंग वर्कड आउट। प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से सारे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी वाइंड अप किया जा सके ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर जोर दे सकें। और जितना उन्होंने अब डिस्ट्रक्शन की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, जो उनकी कोस्टल एरियाज हैं, कुछ उन्होंने वाटर प्लांट्स और वो भी किए, मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप किसी तरीके से इसको कल्मिनेट करना चाहते हैं। अब डिपेंड करेगा, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि ईरान इसको अगर डाइवर्सिफाई करता है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को मजबूरन आना पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये प्रेशर हो जाता है इजराइल से भी, ज़ायनिस्ट लॉबी से भी, उनकी अपनी मिलिट्री से भी, उनकी ऑपोजिशन से भी, और जैसे जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन सेंसिटिविटी भी है। बल्कि ये भी खबर है कि अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू दौरा करेंगे अमेरिका का, मुलाकात करेंगे। वो यही एग्जैक्टली वो मेरा ख्याल है यही कन्विंस करना चाहते हैं कि इट इज नाउ और नेवर। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी दिलचस्प बात यह है कि यही पता है कि इट इज नाउ और नेवर। ईरान को ये पता है कि हमने तकरीबन 87 लीडर शहीद करवा लिए 7 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर। ईरान को ये पता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे 19 मारे गए। ईरान को ये पता है कि हम आए दिन एक प्रेसिडेंट, अमेरिका के जज और ज्यूरी और एग्जीक्यूशन पर नहीं जिंदा रह सकती ये कौम, और ऐड कर लें कि एलिमेंट ऑफ रिवेंज
एंगर एंड न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस जो आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर लोगों ने देखा। इंटरनेशनल आखिरी जुमला इस पे ये है कि जब इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो किया, जो मैं फॉलो कर रहा था मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, जब जो लाखों लोग सड़कों पे थे उनसे पूछा गया था कि आप आयतुल्लाह खामनाई से इतनी मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम आयतुल्लाह खामनाई से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने इजराइल और अमेरिका से नफरत करते हैं, हम इसलिए आए हैं इस क्लास। तो दैट एंगर इज अ न्यू फाउंड लीवरेज एंड न्यू फाउंड कंपल्शन फॉर मुज्तबा खामनाई। ये भी ज़हन में रखिएगा, मुज्तबा खामनाई ने जो अभी हुकूमत संभाली है वो इनहेरिटेंस की वजह से संभाली है, अपना फैमिली का कुर्बानी देकर संभाली है। मुज्तबा खामनाई ने आइंदा लेजिटिमेसी करनी है ऑन द आउटकम ऑफ दिस वॉर। जितना ज्यादा फेवरेबल वो ईरानियों को बता पाएंगे कि मैंने ये इतनी अच्छी डील की है और आइंदा कितना बैक ऑफ करवाया अमेरिका को कितने दिहाइयों और कितने सालों के लिए, उतनी ही ज्यादा लेजिटिमेसी लॉन्ग टर्म में उनको मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का खालिद चिश्ती साहब। भारत में शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी पहले सोशल मीडिया का एक सैटिरिकल ट्रेंड थी, लेकिन आज वो हजारों नौजवानों के गुस्से और मायूसी की आवाज़ बन चुकी है। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने यूथ लेड एहतजाज को पहली बार सियासी कामयाबी दिलाई है। मुसलसल प्रोटेस्ट, एग्जाम पेपर लीक्स, एलिजेड करप्शन और नौजवानों के रोजगार और अकाउंटेबिलिटी से मुतल्लिक तशवीश के बाद हुकूमत ने पहला बड़ा फैसला आज दिया। इंडिया के वजीर तालीम ने कहा है कि उन्होंने हालात मजीद खराब होने से रोकने और नौजवानों के जज्बात का एहतराम करते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट लीडर्स का कहना है कि तहरीक जारी रहेगी और वो एग्जाम सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, प्रोटेस्टर्स पर दर्ज मुकदमात के खात्मे और पुलिस एक्शन की जवाबदेही का मुतालबा करते रहेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कब और कैसे इंटरनेट के एक वायरल ट्रेंड से एक अहम ताकत बनी, तफसील जानते हैं अलवीना साजिद की इस रिपोर्ट में। ये स्पेशल लाहौर से बना है, ये हल्दीराम का जो है ना लाहौर से बना है, इसमें लाहौरी मसाला है। कॉकरोच, निम्को और लाहौरी मसाला, ऐसा लगता है जैसे ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन हो। ये पानी बांट रहे ना, ये भी पाकिस्तानी है। ये समोसे वाले सब पाकिस्तानी है। मगर आज यही कहानी भारत की सबसे बड़ी यूथ मूवमेंट बन चुकी है और अब इस तहरीक का एक जुमला कि स्नैक में लाहौरी मसाला है, सरहद पार पाकिस्तान तक ट्रेंड कर रहा है। तस्वुर करें एक सियासी तहरीक जिसका नाम हो कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन आज यही नाम भारत में नौजवानों के गुस्से, बेरोजगारी और तालीमी निज़ाम पर अदम एतमाद की अलामत बन गया है। ये तहरीक इब्तदा में एक जेन ज़ी मीम कल्चर और सोशल मीडिया मुहिम के तौर पर सामने आई, लेकिन देखते ही देखते सड़कों तक पहुंच गई। आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों तलबा इम्तिहानी पर्चों के बार बार लीक होने, बेरोजगारी, महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो और वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें। इस एहतजाज ने इस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब कुछ टीवी मुबस्सिरीन और सियासी हलकों ने ये दावा किया कि इन मुजाहिरों के पीछे बैरूनी ताकतों, ख़ुसूसन पाकिस्तान और चीन की हिमायत हो सकती है। इसी दौरान जब नौजवान मुजाहिरीन से ये सवाल किया गया तो एक नौजवान ने हंसते हुए सिर्फ एक जुमला कहा कि स्नैक्स में लाहौरी मसाला है, और बस इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे स्नैक हैज़ लाहौरी मसाला की पोस्ट ट्रेंड करने लगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने भी इस पर दिलचस्प रद्द अमल दिया। किसी ने निम्को वाली वीडियो शेयर की और किसी ने लाहौरी मसाले को एहतजाज की नई फंडिंग करार देकर तंजिया पोस्ट्स बनाई। लेकिन इस पूरी कहानी का असल सवाल ये है कि आखिर भारत की नौजवान नस्ल इस कदर गुस्से में क्यों है। इम्तिहान के पर्चों का बार बार लीक होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ बेयकीनी ने इस एहतजाज को सिर्फ एक तलबा तहरीक नहीं रहने दिया, बल्कि इसे नौजवानों की इज्तमाई बेचैनी की अलामत बना दिया है। और इसके बाद बढ़ते हुए अवामी दबाव और मुल्क गिर एहतजाज के चलते भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मामले पर अवामी रद्द अमल दिया और ऐलान किया कि इम्तिहानी पर्चे लीक करने वालों के मुकदमात के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम की जाएंगी ताकि ऐसे केसेस का फौरी फैसला हो सके। मुबस्सिरीन इस वक्त देख रहे हैं कि कॉकरोच तहरीक एक कीड़े मार स्प्रे की मार है या इससे मोदी और हिंदुत्व की गिरफ्त आखिरकार टूटेगी, और पाकिस्तानी नौजवान मीम्स एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफिज।